तो खैर आगे पहले ही बता देना चाहिए जो कि जेनेटिक्स के फादर हैं कौन है? तो मेंडल भैया, ये पता भी है सबको। मेंडल की वजह से जो हम पढ़ पा रहे हैं, जितना भी जेनेटिक्स के बारे में आज नॉलेज है, ये सब किसकी वजह से नॉलेज है? तो मेंडल की वजह से है ना? तो सैल्यूट टू ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखो भाई यहाँ पे ये है कि मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेंस। आखिर में मेंडल का इनहेरिटेंस में क्या काम था? कैसे इन्होंने इनहेरिटेंस के सारे एक्सपेरिमेंट को कवर किया? क्यों, अगर जैसे बोल रहे हैं ना कि मेंडल ने सारा एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पे किया, तो कोई रीजन हुआ, जरूर होगा, ठीक है ना? कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया। कौन से रीजन है? अच्छा, ऐसा भी नहीं जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा भी नहीं जरूरी है ना कि जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो बस मेंडल ही में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आप, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है कि मेंडल ही केवल पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल के अलावा भी साइंटिस्ट थे जो पी प्लांट पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पर मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों हो गया? ऐसी क्या खास बात रही होगी कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ? तो वो सारा रीजन हम देख पाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे मटर के हीट पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अलग-अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है ना? पर कुछ साइंटिस्ट थे जो टोबैको पे स्टडी कर रहे थे और टोबैको पे इनहेरिटेंस और पूरा जेनेटिक्स वेरिएशन का जो खेल है, ये समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना? पर यार मेंडल ने इसको क्यों चूज़ किया? तो इसका भी अपना एक अलग रीज़न है कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, ठीक है ना? कोई और पौधा क्यों नहीं चूज़ कर लिया, ठीक? और जो दूसरे वाले साइंटिस्ट जो बोल रहा हूँ कि जो दूसरे साइंटिस्ट थे, ये भी तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर इनका डेटा, ये क्यों इनका एक्सपेरिमेंट, इनका नाम क्यों नहीं लेते हैं, है ना? तो हर एक चीज का रीजन है। देखो, एक हो तो है पी, ठीक है ना? एक ये जो पाइजम सटाइवम है, इसको हम बोलते हैं गार्डन पी, ठीक? एक मटर का ही एक और वैरायटी आता है जिसको स्वीट पी बोलते हैं, ठीक है ना? एक साइंटिस्ट था वो स्वीट पी पे काम कर रहा था। पर हुआ क्या, स्वीट पी जो होता है ना, ये वेरिएशन इसमें आता है, ये म्यूटेंट वैरायटी है। तो अलग-अलग जनरेशन में म्यूटेशन हो जाता था, तो इससे रिजल्ट नहीं मिलता था, ठीक है ना? और दूसरा चीज ये भी था कि मेंडल ने जो थे ना, ये मैथमेटिशियन थे, ठीक? तो इनकी इनकी मैथमेटिक्स अच्छी थी, ठीक है ना? इनको प्रोबेबिलिटी और डेटा और स्टैटिक्स का एनालिसिस का इनके पास एकदम तगड़ा नॉलेज था। तो इसलिए भी सक्सेसफुल हुए। और मेंडल में खास बात ये थी कि एक टाइम पे मेंडल ना या तो एक कैरेक्टर को कंसीडर किए या तो दो कैरेक्टर, मैक्सिमम कैरेक्टर को कंसीडर किया मेंडल ने, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था और दो कैरेक्टर को कवर किया था। इसके बाद नहीं, बाकी साइंटिस्ट क्या किया करते थे, एक ही साथ में 50 कैरेक्टर, ठीक है ना? तो ऐसे थोड़ी होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि एक बार में एक ही नाव पे पैर रखो। कई नाव में पैर रखोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, है ना? तो चलो भाई, यहाँ पे क्या है, मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेंस पे हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मेंडल ने आपको पता है कि गार्डन पी को चूज किया, मैंने पहले ही बता दिया कि मेंडल ने गार्डन पी को चूज किया। और क्या रीजन रहा होगा कि मेंडल ने गार्डन पी चूज किया, तो इसका भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? एक बात अभी याद दिलाना चाहेंगे कि जब भी हम ये बोलते हैं कि मेंडल ने गार्डन को पी को चूज किया, तो हम एग्जाम में आपके आए ना, तो आप ये मत लिखो कि मेंडल चूज द गार्डन पी या फिर मेंडल चूज द पाइजम सटाइवम, ये मत लिखो। आप सीधा ये लिखो कि मेंडल वाज लकी टू चूज द गार्डन पी, ठीक है ना? मेंडल बहुत लकी थे कि इन्होंने, भाग्य अच्छा था कि इनके दिमाग में आया कि गार्डन पी पे ही एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। पर उनका सोचो, उनका क्या, जो जो स्वीट पी पे कई सालों तक काम किया, जो टोबैको पे कई सालों तक काम किया, और उनका एक्सपेरिमेंट, उनका तो हम नाम भी नहीं जानते हैं, है ना? इसीलिए बोलते हैं कि मेंडल वाज लकी टू चूज द गार्डन पी, ठीक है ना? इस मैटर में तो मेंडल लकी थे कि उन्होंने गार्डन पी को चूज कर लिया। पर उसके रीजन थे। रीजन तो यही हो सकता है कि मेंडल क्या था, एक चर्च में फादर भी थे, तो कुछ ऐसी कहानियां हैं कि चर्च पे जो है मटर का प्लांट लगा था, तो उन्होंने वही चूज कर लिया, ठीक? पर खैर इसको आगे देखेंगे क्या रीजन था। गार्डन भी जो है प्राइजम सटाइवम इन इज एक्सपेरिमेंट इन्होंने चूज किया। क्यों चूज किया? तो इसके कुछ एडवांटेज थे भाई, तो वही एडवांटेज हम देख ले पा रहे हैं। देखो यहाँ पे है सेल्फ फर्टिलाइजिंग, जो पी का प्लांट है सेल्फ फर्टिलाइजिंग, इसमें क्रॉस ये नहीं है कि जैसे कि फ्लावर ओपन है, कि स्टापेन और पिस्टिल दोनों ओपन है और कोई सा भी पौधा जो है अपना आकर के पॉलन गिरा पा रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं था। तो जो पी प्लांट है क्लोज है, इसके वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे चांस कम है, ठीक है ना? हम अपने मन से कराएं तो है, ठीक है ना?
तो इसीलिए सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है, इसीलिए इसको चूज किया गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? ये जो पी प्लांट है ये एनुअल प्लांट है, ठीक है ना, इसका ग्रोइंग सीजन कम है, ठीक है ना, और कम कम जगह पे ज्यादा प्लांट आ सकता है इसलिए भी, ठीक है ना। और इसके पास क्या है, जो ट्रेट है ये शार्पली डिफाइन है, जैसे हाइट हो गया, पी पॉड हो गया, पी का मटर के दाने का साइज क्या है, शेप क्या है, ठीक है ना, ये सारा कुछ। और क्रॉस और सेल्फ दोनों पोलिनेशन हम अचीव कर सकते हैं यहाँ पे अपने मन से, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, ये जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल था, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल क्यों है? तो बाइसेक्सुअल का क्या रीजन है? तो बाइसेक्सुअल का भी मतलब ये हो गया कि एक ही प्लांट में स्टामेन और पिस्टिल दोनों है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, तो हम इसको बाइसेक्सुअल बोल पा रहे हैं, ठीक। देखो ये आपको याद रखना है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया था। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, ठीक है ना। ये 7 कैरेक्टर को मतलब 7 पेयर, टोटल कैरेक्टर कितने हो गए? 14, टोटल 14 कैरेक्टर आ गए, ठीक है ना। मतलब 7 जो है ये पेयर हो गए, ठीक है ना। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को मेंडल ने चूज किया था और इसी पे पूरा का पूरा अपना स्टडी कर डाला, ठीक। जैसे और वो कौन कौन से थे ये आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर मेंडल के बारे में कुछ लिख रहे हो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो आप इसमें क्लियरली मेंशन करो कि मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट चूज किए थे वो कौन कौन से थे। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? जैसे कि मटर का तुम पौधा है कि यार अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। अरे क्या बना रहा हूँ मैं? तो अपने दिमाग में क्या करो, एक इमेजिन करो एक मटर का पौधा, ठीक। तो मटर के पौधे में इमेजिन करो, सीक्वेंस वाइज देखते जाओ। मटर के पौधों की अपनी कुछ हाइट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे प्लांट की अपनी कुछ साइज होगी। तो ये जो मटर का पौधा होगा टॉल टॉल होगा और ड्वार्फ होगा, ठीक। क्या मटर के पौधे में फ्लावर लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल यार फ्लावर लगेगा, ठीक। तो फ्लावर का पोजीशन, तो मटर के पौधे में जब फ्लावर का पोजीशन देखोगे एक्जियल, एक्जियल मतलब सबसे ऊपर चोटी पे, एपेक्स पे जो फ्लावर है, कुछ फ्लावर होंगे जो एपेक्स पे होंगे और कुछ फ्लावर होंगे जो टर्मिनल होंगे, मतलब किनारे, यहाँ पे ऐसे किनारे, इसको टर्मिनल बोलते हैं। और कुछ होंगे जो एपेक्स पे होंगे, चोटी पे, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्सियल, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। एक तो होगा एक्सियल और दूसरा होगा टर्मिनल, ठीक है ना। एक तो होगा इसके एक्सिस पे, दूसरा होगा इसके एकदम टर्मिनल पार्ट पे, मतलब नीचे। इसके बाद देखो यहाँ पे फ्लावर का कलर, फ्लावर जैसे कि अब फ्लावर का देखो, दो कैरेक्टर तुमको लेना है, फ्लावर का लोकेशन और फ्लावर का कलर, ऐसे पेयर में याद रखो। फ्लावर का लोकेशन एक तो एक्सियल होगा और दूसरा टर्मिनल होगा, ठीक। एक्सिस पे और टर्मिनल पे ऊपर, ठीक। और दूसरा फ्लावर का कलर, तो फ्लावर का कलर दो होता है, एक तो पर्पल और दूसरा व्हाइट। और देखो भाई ऊपर जो लिखा है, ये जो ऊपर का है ये सब डोमिनेंट है, जो नीचे लिखा है ये सब रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो टॉल डोमिनेंट है, एक्सेल डोमिनेंट है, पर्पल डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो सबको पता है मटर का कलर जो होता है पर्पल है, पर्पल होगा और रिसेसिव व्हाइट होगा, बाद में व्हाइट हो जाता है, ठीक। फ्लावर का कलर, ठीक। इसके बाद क्या है, पॉड, पॉड को देख लो, पॉड, ठीक, जो फली लगेगी, ठीक है ना। फ्लावर में अरे फूल लग गया तो फली भी लगेगा, तो ये जो फली है, तो फली का कलर देख लो। तो ऑब्वियसली मटर की फली का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, सबको पता है। जब सूख जाता है तो कैसा हो जाता है? येलो, ऐसे याद रख लो ट्रिक से, ठीक। और जो फली होगी हो सकती है पूरी की पूरी फूली हुई हो, इन्फ्लेटेड है। कुछ फली होंगी मटर की जो कंस्ट्रिक्टेड होंगी, ठीक। तो क्या क्या मैंने यूज देख लिया। तो प्लांट का एक तो साइज वाला ले लो, फ्लावर के दो हैं, फ्लावर की कलर और फ्लावर की पोजीशन, ठीक। ऐसे अब फ्लावर है तो फली भी लगेगी, तो फली का जो पॉड है, पॉड का कलर और पॉड का शेप, और पॉड के अंदर में, फली के अंदर में क्या होगा? सीड होगा। तो देखो अब सीड के भी दो वही हो गए, तो सीड के कलर देख लो और सीड के शेप। तो सीड का कलर क्या होता है? तो पहले येलो होगा फिर ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। सीड का कलर कैसा होगा? येलो होगा, ग्रीन होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इसको और इसको देखना, जो फली है, जो पॉड का कलर है वो, उसका डोमिनेंट कौन है? ग्रीन है। और जो सीड का जो डोमिनेंट कलर है क्या होता है? येलो होता है, ठीक है ना। और पॉट का रिसेसिव वाला येलो होता है, इसका डोमिनेंट वाला तो येलो होगा, और इसका रिसेसिव कौन होगा? सीड का जो रिसेसिव है ग्रीन होगा, और सीड का डोमिनेंट कौन होगा? येलो होगा। इसको याद रख लो थोड़ा, ठीक।
और सीड का शेप क्या होगा? तो सीड का शेप जो है राउंड सीड भी होता है और रिंकल शेप भी होता है सीड का, है ना? तो राउंड भी होगा और रिंकल भी होगा। तो ये दोनों सीड के शेप हो गए। अरे समझ में आ गया? तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को मेंडल ने चूज किया था, ठीक? अब मेंडल के सक्सेस के पीछे रीजन क्या था? रीजन क्या था कि मेंडल सक्सेस हो गए और बाकी जो साइंटिस्ट थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अपनी जिंदगी में, तो उसका भी कुछ रीजन रहा होगा। तो ये कुछ रीजन है, ठीक है ना? इसको पढ़ करके आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद हम आगे के लेक्चर में यार कवर करेंगे अपना क्रॉसेस, जो मेंडल ने क्रॉस कराया है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक? तो देखो क्या लिखा है कि रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस के पीछे का रीजन क्या था? तो ये मजेदार चीज है। तो क्या है कि हम बोलेंगे, पहला लाइन तो यही लिखेंगे कि मेंडल लकी थे, ठीक है ना, कि इन्होंने गार्डन प्लांट को चूज किया, गार्डन के पी प्लांट को चूज किया, पाइसम सटाइवम को चूज किया। तो क्या लिखा है? चॉइस ऑफ प्लांट एज अ पी प्लांट फॉर इज ब्रीडिंग वाज एक्सीलेंट, और ये लकी थे, ठीक है। सेलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वैरायटी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और केवल केवल सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाले को लेते थे, ठीक है ना। मेंडल हैज कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस, जैसे मैं बोल रहा था ना कि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, इनको डेटा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का एकदम तगड़ा नॉलेज था। तो ये क्या करते थे? अपने जो है मैथमेटिक्स के थियरम अच्छे खासे यूज करते थे। जैसे आप आगे पढ़ोगे कि एक होता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, क्लास 12 के एनसीईआरटी में लिखा हो, तो मेंडल और बाइनोमियल थ्योरम यूज किया करते थे। अब बताओ किसी बायोलॉजी वाले को तुम जा करके बाइनोमियल थ्योरम समझाओगे, तुमको एक्सेप्ट करेगा? एक तो बायोलॉजी वाले तो मैथ वैसे ही लुल है ना, एकदम खत्म है, गायब है, ठीक है ना। और उसको तुम क्या जाके सिखा रहे हो? बाइनोमियल थ्योरम से सारा कुछ सिखा रहे हो, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज जाके तुम दे दिए जा रहे हो, तो कितना सुनेगा? एक टाइम तक कोई साइंटिस्ट इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि बायोलॉजी में मैथ का पहली बार इंटीग्रेशन लोग देखने लगे। अब ये थोड़ी मानेंगे, ठीक है ना, इसीलिए साइंटिस्ट इनको यार इज्जत नहीं दिया करते थे। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेंडल कीप्ट द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस, तो मेंडल जो भी क्रॉस कराते थे, खास बात क्या थी मेंडल की कि हर एक क्रॉस का मेंडल पूरा का पूरा अच्छा तगड़ा एकदम रिकॉर्ड बनाते थे। इतना सीड लिया तो इतना का इतना रिजल्ट आया, इतना का इतना रिजल्ट आया, इतने टॉल थे तो इतना का इतने से क्रॉस करा, एकदम पूरा एक एक चीज लिख के रखते थे मेंडल। इतना ही नहीं, मेंडल तो यार इवन सीड भी कलेक्ट करके रखा करते थे, है ना। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और में क्या है, टेल देखिए, ही आल्सो यूज स्टैटिकल मेथड एंड द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइनलाइजिंग हिज रिजल्ट, ठीक है ना। जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे ना, जो भी रिजल्ट आता था, मेंडल उसको फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में रख के प्रूव करते थे कि देखें, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम कुछ a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, ठीक है ना, तो रखते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब मेंडल इतना तक करते थे, है ना, जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसका मैथमेटिक्स से उसका प्रूफ निकालते थे, और एकदम डेटा उनका एक्यूरेट मैच करता था। मेंडल को पता था कि जो हम बोल रहे हैं सही है, पर ये जाहिल गंवार जो बायोलॉजिस्ट है, इनको भले ही ना मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, पर मेंडल मेंडल को तो इतना तो पता था। खैर, आगे देखो भाई क्या लिखा है, मेंडल प्रोसीडर यूजिंग स्टडी मेनी ट्रेट साइमल्टेनियसली, स्टडी मेनी ट्रेट साइमल्टेनियसली, बट ही टुक, देखो क्या लिखा है कि मेंडल के जो बाकी जो और कंपटीटर थे, ये क्या करते थे? हम खिचड़ी पका देते थे, तीन चार कैरेक्टर को एकदम एकदम घुसड़म घुसड़ो एकदम मिला देते थे। लेकिन मेंडल ऐसा काम नहीं करते थे। मेंडल क्या करते थे? या तो एक टाइम पे एक कैरेक्टर, या तो एक टाइम पे दो कैरेक्टर को ही लेते थे। इससे क्या करता होता था? प्रूफ करने में आसानी हुआ करता था थ्योरम को, ठीक। पांचवा, इसके बाद कौन सा था? मेंडल वर फॉर्चुनेट आल्सो दैट द कैरेक्टर व्हिच वाज चांस which by chance is selected for a bridging experiment did not show linkage, incomplete dominance, gene interaction etc। ये यार गजब की बात है, क्या बताऊं मैं तुमको, एकदम गजब की बात है। होता क्या है, एक टॉपिक आता है लिंकेज, ठीक है ना, तो लिंकेज और जो भी तुम समझ लो, अपने लेवल पे इतना समझ लो, जो भी मेंडल चूज करते थे ना, जैसे मैंने अभी तुमको जीन लोकस बताया है कि हर एक कैरेक्टर जो है ना, क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जो भी करेक्टर है, जैसे भी 7 पेयर का इंटरेस्टिंग करेक्टर चूज किया मेंडल ने, ये सातों के सातों एक ऐसे मतलब दूरी पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। इनका मतलब आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं है, मतलब वेरिएशन आने का कोई चांस नहीं, म्यूटेशन आने का कोई चांस नहीं, ठीक है ना। तो भगवान की दया से, भगवान की कृपा से मेंडल ने जो भी कैरेक्टर को चूज किया था, जो भी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया था, कौन था एक बार याद करो? तो प्लांट की हाइट था, फिर मैंने क्या बताया है,
फ्लावर को इमेजिन करो अपने दिमाग में, तो फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, फिर दिमाग में क्या आना चाहिए, पॉट का कलर, पॉट का शेप, उसके बाद क्या दिमाग में आना चाहिए, तो सीड का शेप, सीड का कलर, ठीक। तो जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया, ये सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम के लोकेशन पे थे, इसलिए ना कोई वेरिएशन आया, ना कोई म्यूटेशन आया, इसीलिए मेंडल लकी थे यार इस बात में, ठीक। ही अगला क्या है, he took utmost care to check contamination from foreign pollen at time of the cross breeding। और मेंडल जब यार क्रॉस ब्रीडिंग भी कराते थे ना, तो बहुत ज्यादा केयरफुली कराते थे, एक एक चीज का ध्यान रखते थे कि कहीं बाहर से कोई क्रॉस पोलिनेशन ना हो जाए, कोई दूसरा पॉलन ना करके गिर जाए, ताकि मतलब मेंडल सारा काम एकदम परफेक्शन से किया करते थे यार। Mendel formulated theoretical experiment for interpreting his result. He tested every explanation for its validity। क्या गजब का बात है। मेंडल हर एक, क्या बोल रहा हूँ, मेंडल हर एक अपने डेटा को एकदम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में पुट करते थे। और हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, है ना। मैथमेटिक्स जो है साइंस का किंग है। तो इस तरीके से मेंडल को सारा कुछ एक एक अच्छा रिजल्ट मिल गया था, है ना। और मेंडल वर काफी लकी भी थे कि भगवान की दया दृष्टि से मेंडल ने अच्छा खासा चूज कर लिया था पौधा, ठीक। तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये जो भी आपने 40-45 मिनट दिया, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और पढ़ के आपको मजा आया होगा। खैर, जाते जाते ठंडी का महीना है, हम भी काफी रजाई वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, कुछ दिनों से इर्रेगुलर हो गए। तो एक किसी ने मेरे पास एक मैसेज किया हुआ था, एक अच्छा सा लाइन है, इसको सुना देते हैं। और लाइन यही है कि कौन सुबह रजाई से उठना चाहता है, उठना पड़ता है, संघर्षों को ही पथ कठिन फिर भी चुनना पड़ता है। सूरज को देखो कहाँ कोहरा उसे ढक पाता है, रात कितनी भी घनी अंधियारी हो, उजाला वहीं लाता है ना। तो ऐसा ही कुछ मोटिवेशन लिए रहो, ठंडी का महीना है, दबा के एकदम पढ़ते रहो यार, ठंडी उंडी बाढ़ में जाए, ठंडी उंडी तो हमेशा आता रहेगा, ठीक है ना। और बोर्ड का भी एग्जाम भी आता रहेगा, पर दिक्कत ये है कि तुमको बार इसी साल पास करना है बोर्ड का एग्जाम, अगले साल नहीं पास करना है ना। तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा जेनेटिक्स का पहला लेक्चर एकदम मजेदार, आपको एकदम चकाचक एकदम समझ में आ गया होगा। और आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ यार इंटरेस्टिंग तरीके से कोशिश किया, हम जितना इन्वॉल्व कर पाए, आपसे कनेक्ट हो पाए, कोशिश किया। खैर, आगे की सीरीज में यार हम ये सारा एक्सपेरिमेंट कवर कर लेंगे, और इसके बाद अपना लेक्चर, ये पूरा क्लास 10th का एनसीईआरटी का सीरीज तो ऑलमोस्ट एकदम पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हम, अभी बोर्ड का एग्जाम आ गया है, तो इसके लिए अभी हम क्या सोचे हैं, अभी हमने सोचा कि 5 मिनट का एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है ना। और 5 मिनट में हमारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देंगे, ठीक है ना। पर खास बात क्या है, खास बात ये है कि यार थोड़ा टाइम दो, पढ़ लो, क्योंकि बायोलॉजी में पता है थोड़ा ज्यादा नंबर का वेटेज है बायो का, ठीक है ना। पढ़ लो, जिसको बायो लेना हो तो और अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। थोड़ा सा और एफर्ट डालो, कुछ कुछ चैप्टर जो बड़े हैं उनमें से क्वेश्चन भी तो ज्यादा आ रहा है, तो लेक्चर ज्यादा है तो क्वेश्चन भी, अगर 2x पे करके देख सकते हो तो 2x पे ही भले करके देख लो, ठीक है ना। जहाँ पे लग रहा है भगाने की जरूरत है, वहाँ पे भगा भगा के फास्ट फॉरवर्ड में ही देख लो। पर एक बार यार पूरा का पूरा लेक्चर जरूर देखो, मजा आ जाएगा यार। एक एक चीज हो सकता है कि पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है इस लेक्चर से, है ना। तो खैर यार, खत्म करते हैं इसको, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।